हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी मॉम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था सब्जेक्टिव सेशन यानी 2020 का सब्जेक्टिव करवाए थे, 2021 का सब्जेक्टिव करवाए थे, 2022 का सब्जेक्टिव करवाए थे। लेकिन बोले थे कि ऑब्जेक्टिव का एक अलग से सेशन कर देंगे जिसमें 2020 का, 2021 का, 2022 का टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, यानी सभी ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करके एक अलग से सेशन कर देंगे। वही सेशन आज लेकर आए हैं जिसमें 2020 का ऑब्जेक्टिव होगा, 2021 का होगा, 2022 का ऑब्जेक्टिव होगा। आज सिर्फ हम लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन होने वाला है। अगर आप सब्जेक्टिव सेशन नहीं देखें तो राजीव पाठशाला सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए इंफॉर्मेशन देना था आपको कि जैसा कि हम लोग पहले लगाते थे, जैसे आपके पास एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव होता है, ABCDEFGHIJ, ये 10 ऑब्जेक्टिव होता है। आप आपको पहले रूल क्या था कि आपको 7 इसमें टिक करना है, 7वीं अटेम्प्ट करना है। एक्स्ट्रा कीजिएगा वो काउंट नहीं होगा, है ना। ऐसा था रूल कि आपको 7वीं ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है, उससे अगर एक्स्ट्रा कीजिएगा तो काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला आपका सही चला गया, दूसरा सही चला गया, तीसरा गलत चला गया, फिर चौथा सही गया, पांचवा गलत हो गया, फिर छठा सही, अब इसके बाद सब सही है। तो पहले क्या होता था कि पहले ऊपर से काउंट करता था, ऊपर से 7, एक सही हो गया, दो सही हो गया, तीन सही, चार सही, पांच सही, यानी पहले आपको 5 ही नंबर मिलता है ना, 5 ही नंबर मिलता था। ऊपर से 7 तक काउंट करता था। अगर आप 10वां अटेम्प्ट कर लिए हैं तो ऊपर से 7 को काउंट करता था। लेकिन अब ऐसा रूल नहीं है। आप 10 में 10वां अटेम्प्ट कर लीजिए, उसमें जो 7 को सही रहेगा उसका आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। चलिए डिटेल में हम लोग सोल्व करेंगे कि इससे एक्स्ट्रा भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, सब के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्सेस इज नोन एज। ऑप्शन टिक करने से पहले हम सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला है यहाँ पे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? तो प्लास्टिसिटी समझने के लिए हम एक बॉडी को लेते हैं, ये आपका क्या है, बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे हम एक लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव भी लगा सकते हैं, टेंसाइल भी लगा सकते हैं। हम चलिए कम यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी इसके लेंथ में चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। इसके लेंथ में चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा जब हम इस पे टेंसाइल लोड लगाएंगे तब। अब हम क्या करते हैं, लोड को हटा देते हैं। जब हम लोड लगा रहे थे तो मेरा लेंथ बढ़ गया, अब लोड को हटा दीजिए। फिर भी जैसे मान लीजिए पहले 2 मीटर का था, अभी 2.1 मीटर का हो गया। लोड को हटा देने के बाद भी अगर इसी लेंथ का रह जाता है, यानी जो इंक्रीज हुआ था उसी लेंथ का रह जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर हम किसी बॉडी पर लोड लगाए, लोड लगाने के बाद उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो दबेगा, अगर टेंसाइल लगाए हैं तो वो खिंचाएगा। अगर लोड हटा देते हैं तो वो अगर खिंचा गया था तो खिंचाया ही रह गया है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिसिटी। अब आते हैं, दूसरा ऑप्शन है अपना इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या कहता है कि मान लीजिए बॉडी पे आप क्या लगाए थे, टेंसाइल लोड लगाए, ये अब क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। वही कितना मीटर का हो गया, 2.1 मीटर का हो गया। पहले 2 मीटर का था, अब 2.1 मीटर का हो गया। लोड हटा दीजिए, अब क्या कीजिए, इसमें लोड हटा दीजिए, तो लोड हटाने के बाद ये फिर से 2 मीटर का हो जाएगा। हम इसको खींचे थे, खींच के फिर लोड को छोड़ दिए, ठीक है, खींचना बंद कर दिए, तो अगर खींचे थे तो ये 2.1 मीटर का हो गया था, और लोड हटाते ही फिर से 2 मीटर का हो गया, यानी अपने शेप में आ गया। जो पहले इसका शेप था 2 मीटर का, या इसका विड्थ देखिएगा, डेप्थ देखिएगा, इसका लेंथ देखिएगा, जो पहले शेप था लोड हटाने के बाद फिर से अपने शेप में आ गया, तो उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, आते हैं डक्टिलिटी क्या है। डक्टिलिटी वैसा प्रॉपर्टी होता है किसी बॉडी का कि उसको खींचने पर हम उसको तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सोना का कोई आभूषण पहनते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई झुमका पहना हुआ है, ठीक है, तो उसमें वायर जैसा बना बना के बनाता है ना, या आप अपना जो घर का तार होता होगा, बिजली वाला तार, वो भी उसको क्या किया गया, खींच के लंबा किया गया है, ठीक है, मशीन द्वारा या जैसे भी
ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं कि जब किसी बॉडी को खींचा जाए तो वो तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वायर के रूप में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। अब आते हैं मेलेबिलिटी क्या है, कि उस पे पीटने पे या चोट देने पे वो सीट बन जाए, सीट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अपना घर में आप ट्रंक देखते होंगे, पेटी बॉक्सा जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम बोला जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हमारे तरफ ट्रंक बोला जाता है या बक्सा बोलते हैं हम लोग, कहीं कहीं सुने उसको पेटी भी बोला जाता है। तो उसमें चदरा होता है ना। पेटी कैसे बनाया जाता है, बक्सा कैसे बनाया जाता है, तो सीट को मान लीजिए कोई मटेरियल था, उसको पीट पीट के चौड़ा बना देता है ना। इतना वो मटेरियल था, इसको पीट पीट के चौड़ा बना दिया, एक सीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी को मैलिबिलिटी कहते हैं, है ना। तो हम अपने ठेठ भाषा में समझा दिए। आई होप सभी का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिसिटी कब होगा, जब हम लोड लगा रहे हैं तो बॉडी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। लोड हटाने के बाद वो उसी पोजीशन में रह जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, जब किसी बॉडी पे हम लोड लगाए थे, लगाने के बाद उसमें चेंजेस देखने को मिला, बट जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं, लोड हटाते हैं, फिर से वो अपने शेप में आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। जब हम कोई मटेरियल को उसको वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और अगर हम किसी मटेरियल को सीट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसको पीट कर या उस पर चोट लगाकर, तब उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल है जो खिंचाता है, तो गोल्ड है जो सबसे ज़्यादा खिंचाता है। उसके बाद कौन सा है, प्लेटिनम है। उसके बाद कौन सा है, सिल्वर है। तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खिंचाता है कौन है, गोल्ड है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर अब आप कर सकते हैं खुद से। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप। ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है कब, जब आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स। जब इस पे फोर्स, कोई बॉडी है उस पे हम फोर्स लगाए हैं, तो वो अब और फोर्स को हटाते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन सही है। चलिए कमेंट कर लीजिएगा। द मटेरियल्स विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर नोन एज। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं सभी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, आइसोट्रोपिक क्या है, ब्रिटल क्या है, और होमोजीनियस क्या है, हार्डनेस क्या है। आइसोट्रोपिक क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये मटेरियल है आपका, ये मटेरियल है, कोई बॉडी ले लिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम स्टडी करने आते हैं तो देखते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट जो है इसका, वो सभी डायरेक्शन में सेम है। सभी डायरेक्शन में क्या है, सेम है। अगर किसी बॉडी के किसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि ऑल डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम होता है, तो उसी को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या कहता है कि किसी बॉडी के हर एक पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इधर है, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इवन है, तो इस कोई भी पॉइंट पे जाइए, इस डायरेक्शन में आपको इलास्टिक कांस्टेंट सेम मिलना चाहिए। लेकिन अलग डायरेक्शन में अलग हो, उससे हमको मतलब नहीं है। कि एक बॉडी है जिसके किसी भी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में उसका इलास्टिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो देखिए मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में E1 मिल रहा है। अगर हम बाई डायरेक्शन में चले जाए तो बाई डायरेक्शन में E2 अगर ले रहे हैं, तो सभी पॉइंट पे आपको बाई डायरेक्शन में E2 ही मिलना चाहिए, ठीक है। यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में एक बॉडी पे एक डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। अगर हम बाई बाई डायरेक्शन में जाते हैं तो E2 यहाँ भी है, E2 यहाँ भी है, E2 यहाँ पे भी है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। लेकिन आइसोट्रोपिक क्या था कि किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, इलास्टिक कांस्टेंट सेम ही होगा। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, सेम ही होगा, किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, ठीक है। एक बड़ा सा फिगर बना के देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ले लिए, यहाँ पे पॉइंट ले लिए। इसमें देख रहे हैं ई डायरेक्शन में तो ई है, ई बाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये है, जेड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ई ही है। फिर इस पॉइंट पे आते हैं तो देखते हैं इसमें भी ई है, बाई डायरेक्शन में भी ई है, जेड डायरेक्शन में भी ई है। मतलब किसी भी पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। लेकिन होमोजीनियस क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा, बाकी बाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो बाई डायरेक्शन में सभी पॉइंट पे इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा। तो आइसोट्रोपिक समझ गए, होमोजीनियस समझ गए। ब्रिटल मटेरियल क्या है,
ब्रिटल मटेरियल वैसा मटेरियल जिसपे हथौड़ा बजाड़ने पे या खींचने पे वो चूर चूर हो जाएगा। जैसे आप घर में ईटा ले लीजिए, ईटा पे हथौड़ा बजाड़िए चूर चूर हो जाएगा, या उसको खींचिए टूट जाएगा, ठीक है। तो वैसा मटेरियल जिसपे हथौड़ा बजाड़ने पे वो क्या हो जाए, चूर चूर हो जाए। दम ये सब 8 क्लास में पढ़े होंगे आप, है ना। नमोशाही समझा दिया आपको। हार्ड क्या है, हार्ड क्या है, जब हम किसी मटेरियल पे स्क्रैच करें तो स्क्रैच मतलब नाखून से उस पर घसीटिए, मैंने खरोच लगाइए। अगर खरोच नहीं होता है तब उसी को हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं। अगर खरोच हो जाएगा तो हार्ड मटेरियल नहीं होगा, है ना। तो वैसा मतलब वैसा प्रॉपर्टी जब हम किसी मटेरियल पे स्क्रैच करें और स्क्रैच ना हो तब उसे हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। इसको हम मतलब स्टैंडर्ड डिफिनीशन में भी बोल सकते हैं कि हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस अब्रेशन। यानी वही मतलब हुआ कि जब हम किसी मटेरियल पे उसको स्क्रैच करें तो स्क्रैच ना हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, एक सेकेंड। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन था देखिएगा थोड़ा सा। द एबिलिटी विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में सेम होता है तो उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए, सी नंबर है, विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर्स आफ्टर इल्ड प्लेटू। यहाँ पे एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन होता है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस होता है। और पूछ रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर्स आफ्टर इल्ड प्लेटू। इल्ड पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आपको मिलता है, अल्टीमेट पॉइंट। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, अल्टीमेट पॉइंट। इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। ऑप्शन नंबर में ऑप्शन पढ़िएगा, अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा, स्टेट एट विच इलोंगेशन टेक्स प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। तीसरा ऑप्शन पढ़िएगा, अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रीगेन। तो यही ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। ई नंबर पढ़ते हैं, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एंड सपोर्ट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। जब आपको मैराथन करवा रहे थे मॉड्यूल नंबर 3 का, तो वहाँ पे हम पहले ही 2 पॉइंट लिखे थे। पहला पॉइंट में लिखे थे कि अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के केस में फ्री एंड पर मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और क्या बोले थे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बहुत हिंड पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। बहुत हिंड पे मतलब बहुत सपोर्ट पे, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट इंड सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड में इंड सपोर्ट पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। तो आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है। चलिए, एफ नंबर में आते हैं, टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज। टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम जानते हैं पोलर मॉडुलस। बट होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। आप टॉर्सनल इक्वेशन पढ़े होंगे, टी अपॉन जे इजकल टू टाउ अपॉन आर इजकल टू जी थीटा अपॉन एल। अब जो आपका पोलर मॉडुलस होता है या आपका टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस होता है वो क्या होता है, तो इसको हम जेडपी से डिनोट करते हैं, किसको, टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस को या पोलर मॉडुलस को। ये जो होता है जे अपॉन आर होता है, क्या होता है, जे अपॉन आर। यहाँ पे देखिएगा, टाउ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, जे को टाउ की जगह भेज दे और टाउ को जे की जगह भेज दे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे अपॉन आर। जे क्या है यहाँ पे, पोलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कितना होता है, पाई/32 डी के पावर 4। और आर क्या है, तो रेडियस ऑफ शाफ्ट होता है, जो डी बटा कितना होगा 2, डायमीटर/2, रेडियस निकालना हो तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 16 दूनी 32, पाई/16 डी के पावर 3। तो यही है आपका क्या, पोलर मॉडुलस या टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस, दोनों एक ही चीज होता है। जेडपी को ही हम लोग या तो टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस बोलते हैं या पोलर मॉडुलस बोलते हैं। तो एफ नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। विच प्रॉपर्टी इज अनडिजायरेबल फॉर सॉफ्ट मटेरियल। तो सॉफ्ट मटेरियल गुड स्टेबिलिटी। आते हैं जी का, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द बेंडिंग स्ट्रेस इज, तो क्या होगा इसका आंसर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी ये 3 गलती से टिक हो गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, कैसे बता रहे हैं, द बेंडिंग स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर।
आप जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन बाई, यहाँ से हमें क्या चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एम बाई अपॉन आई। तो किन्हीं को तो देख के यहाँ से लगेगा, यहीं से गलती करेंगे आप लोग कि देख लेंगे कि ये जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है वो बाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एम बटा आई अपॉन बाई हो जाता है, जिसको हम सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिग्मा बी इजकल टू एम अपॉन जेड। तो यहाँ पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस सिर्फ मोमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर। ठीक है, एज का हो गया। आई आते हैं, विच स्ट्रेस कम वेन देयर इज एन इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आता है। और शियर स्ट्रेस किसकी वजह से आता है, ड्यू टू शियर फोर्स। टेंसाइल किसके आता है, ड्यू टू एक्सियल लोड। और थर्मल आता है ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस जो आता है ड्यू टू टेम्परेचर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, आते हैं जे नंबर में, मैक्सिमम स्लोप इन कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विथ ए मोमेंट एम एट द फ्री एंड विल बी। आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, इसका लेंथ एल दिल है और मोमेंट इसमें एम लगाया हुआ है। पूछ रहा है मैक्सिमम स्लोप। स्लोप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और डी बाई डी एक्स से करते हैं। इसका वैल्यू जो होता है एम एल अपॉन ई आई होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बट इस बार मान लीजिए स्लोप पूछा है तो अगला बार डिफ्लेक्शन पूछ दे, तो डिफ्लेक्शन को हम बाई से डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई होता है। क्लियर? ठीक है, ये किसका होता है, डिफ्लेक्शन का। पूछा है स्लोप, स्लोप का क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन ई आई। तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन ई आई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आ गया 2021 का सोल्यूशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए। द एनर्जी ऑब्जर्व्ड इन ए बॉडी व्हेन इट स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, 2 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा। सुनिएगा, चारों ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, तो जब हम कोई बॉडी पर लोड लगाते हैं अप टू इलास्टिक लिमिट, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। क्लियर? पहला जो आपका ऑप्शन है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो अप टू इलास्टिक लिमिट जो वो एनर्जी स्टोर करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन वही तो बोल रहा है कि एनर्जी ऑब्जर्व इन ए बॉडी व्हेन इट स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। रेजिलियंस क्या होता है कि अगर हम लोड को हटाते हैं तो एनर्जी को रिकवर कर लेता है, उसको हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। प्रूफ रेजिलियंस क्या है कि अप टू इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा, मैक्सिमम लगा रहेगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व, तब कहेंगे प्रूफ रेजिलियंस। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है कि प्रूफ रेजिलियंस को पर यूनिट वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, तब बोलेंगे उसको हम क्या, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर लीजिएगा। दैट स्लेंडरनेस रेशियो, तो ये तो सिंपल है, आपका क्या होता है, एल इफेक्टिव टू द रेडियस ऑफ जायरेशन के, तो एल अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज इज एन इलिप्स। आपको अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज इज एन इलिप्स। आपको बताया गया था थ्योरीज ऑफ फेल्यूर में, जिसमें 5 थ्योरीज ऑफ फेल्यूर था। पहला था आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दूसरा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, तीसरा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, चौथा था मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और पांचवा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। पांचों थ्योरीज का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताए थे, है ना, नोट्स में भी होगा, जाके देखिएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम आपको क्या पूछा है, इलिप्स का पूछा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इलिप्स में क्या होता है, सॉरी, पहले हम किसका चल रहे थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता था, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होता था। ठीक है, फिर दूसरा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रम्बस होता था, है ना, जिसको डायमंड शेप भी बोलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था वो हेक्सागोन होता था। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो था उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो कैसा होता था, इलिप्स होता था। ठीक है, हमें पूछा यहाँ पे इलिप्स के बारे में, इलिप्स के बारे में, तो इलिप्स किसका होता था, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। एक का और इलिप्स होता था
मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हम लोग डिस्टॉर्शन एनर्जी के नाम से भी जानते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी वाला। तो जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी था उसका भी शेप कैसा बनता था, इलिप्स ही बनता था, और उसको हम दूसरे नाम से जानते थे डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। पांचों थ्योरी देख लीजिएगा, आपको मैराथन में करवाया गया था। ए सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी 2 पॉइंट इंडिकेट दैट देयर इज, शियर फोर्स डायग्राम पढ़े होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से लेते थे, तो इसका शियर फोर्स कैसा बनेगा, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यही एक में बीच में और लोड लगा दे, तब इसके वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 8 किलो न्यूटन का है और ये मान लीजिए कि 5 किलो न्यूटन का है, ठीक है। तो इसके वजह से देखिएगा यहाँ पे कि सडन चेंज देखने को मिलता है कि नहीं, शियर किस में पूछा है, शियर फोर्स डायग्राम में ना। तो 8 5 13, रिएक्शन इसका 13 हो जाएगा। 13 लेके जा रहा था, जैसे ही 8 पे जाएगा तो नीचे इसको दबा देगा, है ना। तो सडन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकता है। तो ये फिर 5 आके ऐसे मिल गया। तो पॉइंट लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड। द एंगल ऑफ ट्विस्ट कैन बी रिटेन एज, एंगल ऑफ ट्विस्ट टॉर्सनल इक्वेशन आप जानते होंगे, टी अपॉन जे, एक सेकेंड, टी अपॉन जे, जे अपॉन टाउ अपॉन आर, जी थीटा अपॉन एल। हमें कह रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, या टॉर्क से तो टी गुने एल, और ये हो जाएगा आपका जी इंटू जे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3। टॉर्सनल इक्वेशन याद रहना चाहिए आपको, बन जाएगा। शियर स्ट्रेस वेरीज फ्रॉम सेंटर द सरफेस ऑफ द शाफ्ट विथ द पैराबोलिक। जो आपका शियर स्ट्रेस बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। और जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस, कल ही तो पढ़ा रहे थे, बेंडिंग स्ट्रेस जो बनता है वो कैसा बनता है, आपका लीनियर बनता है। और आपका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। जी नंबर देखिएगा, the difference between number of unknown reaction component and the number of available equation is known as the degree of indeterminacy। ये आपको मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा दिए थे। फ्लेक्सर रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द, तो एक्सियल रिजिडिटी ए ही होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी जी जे होता है, और फ्लेक्सरल या बेंडिंग रिजिडिटी ई आई होता है। हमको क्या पूछा है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी, तो फ्लेक्सरल रिजिडिटी को ई आई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं आई नंबर, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट आर 120 -40 एंड -20, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2, विच इज मैक्सिमम, जो इसमें मैक्सिमम होगा वैल्यू पुट कीजिएगा। तो देख रहे हैं कि 120 और 40 कितना हो गया, 160, काटेंगे तो यहाँ पे 80 आएगा, ये कितना हो जाएगा -20 यानी -10 होगा, ये -140 यानी -70 होगा। तो कौन सा मैक्सिमम है, 80 वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। जे नंबर, इन सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, सिंपली सपोर्ट के केस में ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा रहे थे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है, सेंटर पे, L/2 पे, L/2 पे। तो मिड स्पान, सेंटर को हम लोग मिड स्पान भी बोलते हैं। तो जे भी हो गया कंप्लीट। 22 वाला हम देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। अभी जस्ट पीछे एकदम सेमी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इज अप्लीकेबल टू, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी पढ़े होंगे, वहाँ पे कौन से मटेरियल के लिए होता है, डक्टाइल के लिए होगा कि ब्रिटल के लिए होगा, आपको पढ़ाया गया था। तो वहाँ पे हम बताए थे कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ब्रिटल के लिए होता है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके लिए होता है, डक्टाइल के लिए होता है। तो आपको सिर्फ लिखा है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी होगा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ब्रिटल होता है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस मटेरियल के होता है, डक्टाइल के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटल एंड डक्टाइल, ठीक है। स्ट्रेन कैसा है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ये तो आपको पढ़ाए ही है। डी नंबर देखिएगा, ए हॉलो प्रिज्मेटिक बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू ए टॉर्सनल मोमेंट, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आकर कहाँ करेगा, आउटर सरफेस के रेडियस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द आउटर सरफेस ऑफ द वॉल। आपका आ जाते हैं ई नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए थिक वॉल्ड सिलेंडर सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर विच इज फॉलोइंग करेक्ट। तो हुप स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट द इनसाइड ऑफ द रेडियस, ऑप्शन नंबर 1। एफ का देखिएगा,
composite member was formed at 20 degree and was made of two material A and B if the coefficient of thermal expansion A is more than that of B। जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, तो एक्सपेंड करना चाहेगा बाहर से, वो क्या करेगा, जो एक्सपेंड नहीं होगा जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम है उसको दबाएगा। तो एक्सपेंड करना चाहेगा तो उसके अंदर कंप्रेशन आएगा, और जिसको हम ठेल रहे हैं, जिसको हम एक्सपेंड करना चाहें, उसके अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो ए विल बी कंप्रेशन और बी विल बी इन टेंशन। ठीक है। जी नंबर, द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर जीरो एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर इफ इट इज कैरीज ए। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर के केस में फ्री एंड पे जीरो कब होता था, कौन सा लोड लगने पे, तो यूडीएल लगने पे क्या होता है, जीरो। क्योंकि यहाँ पे देखते होंगे इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता था और इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता था। तो शियर फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, फ्री एंड पे जीरो हो रहा है। तो किसकी वजह से होता था, यूडीएल लोड की वजह से। बाकी तो पॉइंट लोड रहेगा, अगर हम मान लीजिए पॉइंट लोड लगा देंगे, पॉइंट लोड लगा देंगे तो शियर फोर्स तो कभी जीरो होबे नहीं करेगा। यहाँ पे दुइयों को लगा देंगे तो नहीं होगा, सडन चेंज होगा, इस तरह से होगा। लेकिन ए पे जीरो थोड़ के हो रहा है, फ्री एंड पे जीरो थोड़ के हो रहा है। फ्री एंड पे जीरो कब होगा, जब आपका यूडीएल लोड रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। जी का हो गया। ए चाहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलिप्स का, फिर से देखिए रिपीट कर दिया, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है। अब आते हैं, इफ द यूलर लोड ऑफ अ स्टील कॉलम इज 1000 किलो न्यूटन, क्रशिंग लोड 1500 किलो न्यूटन है, तो रेनकाइन लोड बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 यूलर लोड प्लस 1 क्रशिंग लोड, जोड़ दीजिए उसको, फिर कर लीजिएगा 1/1000 प्लस 1/1500, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा 600 किलो न्यूटन। द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द बीम इज गिवन बिलो। तो बहुत आसान है, यहाँ पे कितना रिएक्शन है, 3 है, 1 4 5, एगो मोमेंट को हटा दीजिए, कितना हो गया 4, है ना। टोटल यहाँ पे कितना रिएक्शन है आपका, मोमेंट, एक वर्टिकल फोर्स, एक हॉरिजेंटल, 3 है यहाँ, 4 और 5, एगो हिंज है, यहाँ पे मोमेंट 0 होगा तो हटा दीजिएगा 4। आपके पास टोटल 3 इक्विलिब्रियम होता है, तो बचा क्या, एक, ऑप्शन नंबर जे का 1। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो आपको, ऐसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, अब उसका सोल्यूशन करवाने में टाइम लग जाएगा, आपका एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, देखिएगा जैसा रहेगा बताइएगा।